आज फिर से आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला है और आज हम जो सीबीएसई की गाइडलाइन आई है, कल सीबीएसई की एक हाई लेवल मीटिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं और शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में जो मीटिंग हुई है उसके कुछ कंक्लूजन्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। और हम एक नई सीरीज आज लॉन्च करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं अपनी, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो कल की मीटिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कल की मीटिंग में आप लोगों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जो सीबीएसई +2 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो कल की मीटिंग थे उसमें लिए गए थे। एक तो सबसे पहले महत्वपूर्ण फैसला ये था कि कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ चीजें चली हुई थी, या यूं मान के चलो मीडिया में कुछ चीजें चल रही थी, बार बार सामने आ रही थी कि सर जो एग्जाम है वो कैंसिल होगा कि नहीं होगा। जैसे 10th क्लास के एग्जाम कैंसिल हो गए थे, उनके लिए एक अलग से कोई क्राइटेरिया सेट किया गया था। तो कुछ उस प्रकार का कुछ प्लान तो नहीं है सीबीएसई का, या फिर पोस्टपोन्ड होंगे तो कब होंगे। एग्जाम की कुछ निर्धारित जो फिक्स यूं मान के चलें कि भाई कंडीशन आपको नजर नहीं आ रही थी कि कब होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे कि नहीं होंगे, इसकी कंफर्मेशन आपके पास नहीं थी। लेकिन कल की जो मीटिंग हुई है, कल की मीटिंग में इसके लिए कंफर्मेशन दे दी गई है। आप लोगों को अब उसके हिसाब से अपनी तैयारी को अंजाम देना है। तो कल की मीटिंग में कहा गया, क्या कहा गया, ये कहा गया कि आपके एग्जाम होंगे ऑनलाइन मोड में होंगे। दूसरा, आपके होम सेंटर यानी कि यूं कहें आपके जो स्कूल्स हैं, जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की है, पढ़ रहे थे, उसी में आपके एग्जाम होंगे। आपके पासवर्ड वगैरह एक हाई सिक्योरिटी के साथ आपके स्कूल में आ जाएंगे। आपको स्कूल का सेंटर दिया जाएगा और उस स्कूल में आपको जाके एग्जाम देना है। सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो ये बदलाव किया गया है। 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार सीबीएसई ने किया, उसी प्रकार हरियाणा बोर्ड ने भी तुरंत प्रभाव से ये बता दिया गया है कि जून के लास्ट वीक में आपके एग्जाम होंगे। डेट शीट आपको अभी कुछ दिन में 2 या 4 दिन के अंदर आपको डेट शीट देखने को मिल सकती है। आपका जो सेंटर है वो होम सेंटर रहेगा, यानी कि जो स्कूल आपका है उसको सेंटर बना दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम होंगे। तो ये कुछ जानकारियां थी जो कल की मीटिंग से निकल के आ रही थी। दिल्ली में एग्जाम अभी नहीं होंगे। जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली बोर्ड, जो सीबीएसई बोर्ड के दिल्ली में स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली में पढ़ने वाले हैं, उनके लिए एग्जाम नहीं होंगे। अभी दिल्ली तैयार नहीं है। दिल्ली में बहुत बुरा हालात इस समय चला हुआ है कोरोना की वजह से, तो उस वजह से दिल्ली में अभी एग्जाम नहीं होने वाले हैं। बाकी स्टेट्स में एग्जाम है, बाकी स्टेट्स तैयार हैं इस चीज के लिए। तो अपनी तैयारी को पुख्ता कर लें। तो उसी कड़ी में आज हम कुछ नया करने वाले हैं। क्या नया करने वाले हैं? एक सीरीज लॉन्च करेंगे। आपको शायद एमसीक्यू नजर भी आ रहे होंगे। रोज के डेली हम 15 एमसीक्यू ट्राई आउट करेंगे। उनको लॉजिकली समझेंगे क्लियरली कि कैसे ये सोल्व हुआ है, कैसे क्या कुछ हुआ है। हमें रट्टे नहीं लगाने, क्रैमिंग नहीं करनी है। तो प्रॉपर वे में अपनी तैयारी शुरू करेंगे। जितनी मदद मेरे से हो पाएगी आप लोगों की, मैं करने को तैयार हूँ। आप लोग भी कोशिश करें, डेली एक क्विज किया करें, एक दूसरे के साथ बैठ के थोड़ी सी मेहनत करें। तो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की सीरीज का जो पैटर्न है वो आपके सामने है। सारे एमसीक्यू हैं। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की शुरुआत कर लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसके ऊपर पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। ए ग्लास रोड acquires charge by rubbing it with silk cloth. The charge on the glass rod is due to। चार्ज जो हुआ वो किस वजह से हुआ? चार्ज जो जनरेट हुआ किस वजह से हुआ? देखिए, जब रब करते हैं तो क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। चार्ज तो प्रोड्यूस तभी होता है ना जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फ्रिक्शन, दूसरा ऑप्शन है कंडक्शन, तीसरा ऑप्शन है
इंडक्शन, और चौथा ऑप्शन है रेडिएशन। तो पहला जो आपने शायद कॉन्टैक्ट मेथड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड, इंडक्शन मेथड, दो मेथड किए हो, तो पहला जो है वो फ्रिक्शन मेथड सही है आपका। पहले का आंसर जो है आपका रहेगा फ्रिक्शन। क्या रहेगा? पहले का जो आंसर है वो ए आंसर है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। टू चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय 2 mm, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यील्ड द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। देखो, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जहां तक बात है, एक तो फोर्स कूलम फोर्स आया था, फॉर्मूला है F इक्वल्स टू जी, सॉरी, ये आपका ग्रेविटेशनल फॉर्मूला था K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया था। क्या आया था? K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला था किसके लिए? कूलम्स लॉ के लिए। किसके लिए आया था? कूलम्स लॉ के लिए। अब देखो, जितना ज्यादा चार्ज होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q1 और Q2 के। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा। अब अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? देखिए, ऑप्शंस आपको कुछ नजर आ रहे होंगे, ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। पहला ऑप्शन है +2q -2q, दूसरा ऑप्शन है +2q +2q। देखो, पहले ऑप्शन को एक बार छोड़ दो, दूसरे ऑप्शन पे देखो, ध्यान दो, +2q +2q। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक जैसे चार्ज हो और वो अट्रैक्टिव फोर्स बना दे और सेम मैग्नीट्यूड के हो? नहीं हो सकता, ये गलत। तीसरा देखो, दोनों -2q -2q, और चौथा -q -4q। तो ये तीन ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, ऑप्शन बचा ए। क्लियर? तो दूसरे का ऑप्शन आपके पास क्या बच गया? ए ऑप्शन बच गया। तीसरे क्वेश्चन पे नजर दौड़ाओ जरा जल्दी से। ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अनदर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, द नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिलेंड्रिकल कंडक्टर विल बी। देखो भाई, पास में रखा है, टच नहीं करवाया है, देखिए टच नहीं करवाया है, तो बाय इंडक्शन मेथड दूसरा जो सिलेंडर आपने रखा है उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? 0 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पहले तो चार्ज है ही नहीं। अब देखो, इंडक्शन मेथड में ये एक सिलेंडर है, ये दूसरा सिलेंडर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो इस सरफेस पे आ जाएगा नेगेटिव, लेकिन उस सरफेस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ये इंडक्शन मेथड में हमने पढ़ा था। तो नेट चार्ज क्या रहेगा? 0। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर दौड़ाओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कॉम जो कंगा है, रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, दिस इज ड्यू टू। अब इसने क्या कहा है कि सूखे बाल हैं और उसमें से कंघी को आप निकाल रहे हो, और उसके बाद वो पीस ऑफ छोटे छोटे टुकड़े, पेपर्स के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लग जाता है। कारण क्या है? पहला, कॉम इज गुड कंडक्टर। अगर गुड कंडक्टर होता तो बेटा उस पर चार्ज रहता ही नहीं, कंडक्ट कर जाता। गुड कंडक्टर, पेपर गुड कंडक्टर है, पेपर अगर गुड कंडक्टर होता तो हम वायर की जरूरत क्यों पड़ती है? अपनी किताबें उठाते और बल्ब जला लेते। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तीसरा अगर बात करें, एटम इन द पेपर गेट पोलराइज्ड, और चौथा है कॉम पॉजेज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो बात आती है किसकी? कि उसके जो कॉम के जो ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब पोलराइज हो जाएगा। कौन पोलराइज हो जाएगा? कॉम पोलराइज हो जाएगा, कॉम के एटम पोलराइज हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, चार्ज ऑन द बॉडी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस ई। क्या कहता है? देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये। क्या कहता है क्वांटाइजेशन? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। मतलब जो चार्ज है बॉडी पे वो हमेशा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में, इंटीजर मल्टीपल। एन की वैल्यू क्या रहती है? 1 2 3 4, कंप्लीट नंबर मल्टीपल में ये रहेगा। तो ये कौन कहता है? ये कहता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखो जरा। पहला ऑप्शन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा ऑप्शन कंजर्वेशन ऑफ मास, तीसरा ऑप्शन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चौथा ऑप्शन क्या कहता है? चौथा ऑप्शन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आप लगा दो टिक, ये रहा। नाउ when 10 raised to the power 19 electrons are removed from a neutral atom metal plate, the electric charge on it is, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले। अब चार्ज की बात करें तो क्या था? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। निकाले कितने?
10 की पावर 19। ई के ऊपर चार्ज कितना है 1.6 10 रेज टू द पावर, पॉइंट जरूर लगाओ भाई, 10 रेज टू द पावर -19, प्लस 19 माइनस 19 कैंसिल आउट, बच गया कितना 1.6। क्लियर 1.6। तो आपका ऑप्शन साफ साफ नजर आ रहा होगा। तो कितना आ गया आपका आंसर, देखो जरा आंसर क्या रहेगा, बताओ जल्दी से आंसर क्या रहेगा। आपका आंसर रहेगा रिमूव किए हैं, जब रिमूव किए जाएं इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं तो चार्ज आता है पॉजिटिव, तो आपका बी ऑप्शन सही है। क्लियर। कितने क्वेश्चन हो गए आपके, आपके क्वेश्चन हो गए 6। 7वें क्वेश्चन पे नजर दौड़ाओ। ए बॉडी हैज ए चार्ज -2 माइक्रोकूलम इफ इट हैज 2.5 into 10 raised to the power 13। थोड़ा सा इसको देखिए, 10 raised to the power 13 protons, then how many electron the body has। प्रोटॉन की संख्या दे दी है, चार्ज दे दिया है, तो देखो टोटल चार्ज क्या रहेगा, टोटल चार्ज क्या रहेगा आपका Q इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन। एक पे माइनस है तो यहाँ माइनस साइन लगा दिया हमने। अब n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालेंगे तो -n 1.6 10 रेज टू द पावर -19, और दूसरा क्या आ गया प्लस n 2.5 10 रेज टू द पावर 13। तो ये वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में, कौन से फॉर्मूले में, एक बार मैं इसको पूरे को इरेज कर देता हूँ और फॉर्मूला आपको लिख के दे देता हूँ। तो फॉर्मूला रहेगा आपका Q इक्वल्स टू एन ई, ये इलेक्ट्रॉन पे है माइनस लगा दिया, प्लस एन ई प्लस साइन, ये प्रोटॉन पे है। अब Q की वैल्यू दे रखी है -2 माइक्रोकूलम, -2 10 रेज टू द पावर -6 इक्वल्स टू, अब ये सारी वैल्यूज यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर रहेगा 3.75 10 रेज टू द पावर 13। क्या आंसर रहेगा 3.75 10 रेज टू द पावर 13। तो क्या है ऑप्शन ऐसा, ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन सी। 7वां क्वेश्चन आपका हो गया। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, जब चार्ज करते हैं चार्जिंग प्रोसेस में, या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है या इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। जब इंटर करेगा तो इलेक्ट्रॉन मास लेके आएगा, और इंटर करेगा तो चार्ज भी नेगेटिव की चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा मास अपना लेके आएगा तो मास इंक्रीज करेगा। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज, तो इंक्रीजेज, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। कूलम्स लॉ डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिकल फोर्स दैट बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टू इट्स न्यूक्लियस, बिल्कुल, बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बाइंड द एटम टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, बाइंड एटम एंड मॉलिक्यूल टू फॉर्म सॉलिड्स। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ये कुछ नहीं बताता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है क्या, ये तो चार्ज बॉडीज के बीच में बात करता है ना। तो आपका बी ऑप्शन गलत है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया, आगे चलें। चलिए, आपको शायद सारे आंसर्स टिक नजर आ रहे होंगे। अगर कुछ भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके मुझे डाउट शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। देखिए, द फोर्स फॉर कूलम फोर्स टू बी ऑपरेटिव द लिस्ट साइज ऑफ एटम विल बी। देखिए ये न्यूक्लियर रेंज तक ही रहता है, मतलब जो साइज है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम इतनी तो जरूर हो, अन्यथा इससे तो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, 10 टू द पावर -12 मीटर तक। अगर इतनी चली जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना नेग्लिजिबल हो जाएगा, जो है ना फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, कूलम फोर्स क्या हो जाएगा आपका इनइफेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? इनइफेक्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, टू चार्जेस 3 into 10 raised to the power minus 5 coulomb, 5 into 10 raised to the power 4 coulomb are placed at a distance 10 centimeter each other. The value of electric force acting between them. देखिए ये फॉर्मूला रखो, कौन सा? F equals to K Q1 Q2 over R square. इस फॉर्मूले में पुट करो। K की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? 9 into 10 raised to the power 9. Q1 Q2 की वैल्यू 15 10 raised to the power minus 1 हो गया, 15 10 raised to the power minus 1 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो आपका आ गया 10 raised to the power minus 2. 2 से ऊपर पावर कितनी थी? -1 थी, ये ऊपर गया प्लस, तो ये आपका 10 15 9 जा 15 निमा 135 इंटू 10 रेज टू दी पावर 10। आपका शायद आंसर जो है सोल्व करोगे तो 13.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो देखिए कैसे आ जाएगा। पावर्स का आपको समझ में आ गई, देखो पावर्स जो है वो आपको समझ आ गई। क्या समझ आ गई? एक बार थोड़ा सा इसके पेन की साइज अगर चेंज होती है तो हम थोड़ी सी साइज को चेंज कर लेते हैं। पेन की साइज अगर चेंज होगी तो हम देखिए, यस बन गई बात। देखो एफ थोड़ी सी कम और होगी भाई, हाँ अब सही है, अब सही है, अब हो जाएगा। तो फॉर्मूला अभी मैंने लिखवा दिया था आपको। तो देखो के की वैल्यू 9 10 रेज टू द पावर 9 इंटू 5 और 3 15 10 रेज टू द पावर -5 और 4 तो 10 रेज टू द पावर -1 ये आ गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो आ गया 135 10 रेज टू द पावर -1 और 9 8 और डिवाइड बाय आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल के स्क्वायर किया तो ये आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है, तो ये 10 रेज टू द पावर -2 नीचे, ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू द पावर +2 हो जाएगा। तो जैसे ही ये ऊपर गया आपका क्या मिल जाएगा? जैसे ही ऊपर जाएगा पावर जो है 8 + 2 10 और ऑप्शन में आपको शायद ये ना मिले 135 इंटू 10 रेज टू द पावर 10, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? 13.5 10 पावर 10 रेज टू द पावर 11 न्यूटन। तो आपका ये रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पे नजर दौड़ाओ जरा। टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स एफ इफ द चार्जेज आर हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। डिस्टेंस डबल कर दिया, आर की जगह 2r हो गया, स्क्वायर किया तो 4r हो गया, स्क्वायर किया तो क्या हो गया? देखो एफ के चार्जेज को क्या कर दिया? डबल, तो 4 आ गया ऊपर, 4q स्क्वायर दोनों एक जैसे हैं तो 4q स्क्वायर, आर कितना हो गया? डबल, तो स्क्वायर किया तो 4r स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? वन सेक क्या कर दिया? मैग्नीट्यूड एट डिस्टेंस आर इफ द चार्जेज आर हाफ, चार्जेज को हाफ कर दिया तो ये आ गया 4, सॉरी मैंने गलत कर दिया है, मैंने डबल कर दिया चार्जेज को। चार्जेज क्या किए हैं अगले ने? हाफ कर दिए हैं। चार्जेज को क्या कर दिया? हाफ कर दिया चार्जेज को। तो हाफ करो चार्जेज को। तो जैसे ही चार्जेज को हाफ किया कि क्यू स्क्वायर बाय 4 और आर 2r हो गया, तो स्क्वायर किया तो 4r स्क्वायर, तो 4 4 16 1/16 टाइम्स। ऑप्शन डी करेक्ट। आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो आपका सही रहेगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसका था ए, इसका आ गया डी।
नाउ ईच ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड एंड देयर डिस्टेंस इज हाफ, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, डिस्टेंस हाफ कर दिया तो अब की बार 16 टाइम्स हो जाएगा। नाउ मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर अपार्ट है तो आर की वैल्यू तो 1 आ गई, तो सीधा सीधा ये आ गया आपका, ठीक है, आर की वैल्यू 1 आ गई और चार्ज की जगह Q1 Q2 की जगह आप इलेक्ट्रॉन रख देना Q1 Q2 की जगह। अगला क्वेश्चन जो है A and B two identical spherical charge bodies which repel each other with force F kept at a finite distance A. Third uncharged sphere of same size is brought in contact with sphere B and removed. It is then taken at midpoint of A and B. Find the magnitude of force on C. C पे आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए अगर ऐसा करते हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा, फोर्स उतना ही रहेगा, सी पॉइंट पे एफ फोर्स ही रहेगा। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आता है तो वो टिक कर देना। लेकिन इसमें क्या किया है, एक चार्ज यहां रखा था, दूसरा यहां रखा, एक इसके टच में ले गया और इसको रिमूव करके फिर यहां बीच में रख दिया। अब यहाँ Q/2, यहाँ Q/2, ये R/2 डिस्टेंस, ये R/2 डिस्टेंस, यहाँ Q चार्ज। अब तीनों का खिचड़ी बना दी इसने, तीनों को मिला के आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आया, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दें कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है हमें क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सर हमें प्रॉब्लम है, तो आप शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये जो सीरीज हमारी शुरू की गई है। मेहनत करते रहिए, हम जरूर सफल होंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ हम उत्तीर्ण होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।